गुड मॉर्निंग। मैं याकूब सर एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत। आज हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स 11th क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आखिर हमें स्टडी करना क्यों होता है। सबसे पहले जब एक स्टूडेंट 11th में आता है, उसको जब फिज़िक्स पढ़ाया जाता है तो उसको कुछ इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले जिस चैप्टर की बात होती है, जिस टॉपिक की बात होती है, वो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आखिर हम बच्चे को ये समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही क्यों। इसमें हम तीन बातें आपको बता रहे हैं। एक, ये जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इट इज द कॉमनेस्ट फिनोमिनन। इट इज द कॉमनेस्ट फिनोमिनन। ये कॉमनेस्ट फिनोमिनन है, इसीलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात होती है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का चैप्टर क्लास 11th के स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स देने के बाद, मैथमेटिक्स टूल्स उनको समझाने के बाद, जो पहला चैप्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो यही है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले बच्चे को, स्टूडेंट्स को क्यों दिया जाता है, इसके लिए मैंने पहली बात बताई दैट ये फिनोमिनन कॉमनेस्ट है। तमाम जो फिनोमिनन हमारे अराउंड आप देख रहे हैं, बहुत सारी बातों का हम देख रहे हैं। जब हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सामने देखते हैं, गाड़ी में होते हैं, लेबोरेटरी में होते हैं, घर में होते हैं, स्कूल में होते हैं, सड़क पर होते हैं, पानी में होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, तो बहुत सारे फिनोमेना वाक़ा हो रहे हैं। और उनमें सबसे कॉमन जो है वो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि आप जब देखते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ता है। गाड़ी वो सड़क पर होती है, दैट इज इन मोशन। क्रिकेट बॉल इज इन मोशन। Air is in particles, they can be considered to be in motion. Earth is in motion. Every object is in motion in one way or in the another way. So therefore it is very simple to understand that motion of objects is the calmness phenomenon. Since it is calmness phenomenon, therefore it becomes important to learn it first. इसीलिए 11th क्लास के फिजिक्स के स्टूडेंट्स को सबसे पहले जिस चैप्टर के बारे में कहा जाता है वो यही है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकंड, जब इसके बारे में हम समझते हैं, जब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं, जब ये हमें पूरी तरह समझ आता है, तो इस फिनोमिनन के जरिए से द स्टडी ऑफ मोशन, दिस फिनोमिनन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर आपने स्टडी किया, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है इज यूज्ड इन लर्निंग अदर फिनोमिनन, इन लर्निंग अदर फिनोमिनन इन फिजिक्स। फिजिक्स के दूसरे जो फिनोमिनन हैं उनको समझा जा सकता है बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज हमको मालूम है, हमने अंडरस्टैंड किया, हमें पता चला, हमको बताया गया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को समझने का क्या मतलब है, तो उसका इस्तेमाल करके हम बाकी फिनोमेनन जो फिजिक्स में हैं, आपके सिलेबस में हैं, आगे क्लासेस में हैं, इनके बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस वेव्स एंड ऑसिलेशंस को समझने के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस में, और इसके बारे में हम समझेंगे अगर हमको ये नॉलेज भी पता है। इनको अंडरस्टैंड करना, वेव्स एंड ऑसिलेशंस इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है, इनके बारे में जानकारी लेना, उसके लिए हमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अगर आपके पास एक और चैप्टर फिजिक्स में है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपका जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन देने के बाद जो पहला चैप्टर 11th क्लास के स्टूडेंट्स का है, जिसको हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इसको क्यों सबसे पहले 11th क्लास के स्टूडेंट्स के सिलेबस में शामिल किया जाता है और सबसे पहले इसी की बात क्यों होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ये कॉमनेस फिनोमिनन है और इसको समझने से हम
बहुत फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करते हैं। और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अगर हमको पता चला, अगर हमने इसको स्टडी किया, डिस्क्राइब किया, अंडरस्टैंड किया, तो हम दूसरे फिनोमिनन जो फिजिक्स के हैं उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं। न सिर्फ हम फिजिक्स के दूसरे फिनोमिनन अंडरस्टैंड करते हैं बाय लर्निंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बल्कि द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होगा, जो ये हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज आल्सो यूज्ड इन लर्निंग अदर साइंसेस। हम दूसरे जो साइंसेस है उनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अदर साइंसेस। हम बायोलॉजी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, हमें जियोलॉजी, हमें जियोग्राफी, जो भी और कुछ साइंसेस हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमें ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम 11th क्लास के स्टूडेंट्स को फिजिक्स सिलेबस में सबसे पहले जो चैप्टर हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं वो यही है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने 3 रीजंस दिए हैं व्हाई शुड ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स इन 11th क्लास स्टार्ट लर्निंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट, राइट। उसके बाद मैंने दूसरी बात कही, हम इस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू मेनी यूनिट्स। तो इससे पहले कि हम उन यूनिट्स की बात करेंगे कि कौन से यूनिट्स हम बनाएंगे इस चैप्टर में, उससे पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जहां तक सवाल है, चाहे बिग ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट, विजिबल ऑब्जेक्ट, इनविजिबल ऑब्जेक्ट, जो भी है उसको समझने का मतलब होता है सम क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो उन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढना। अगर हमने उन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढे तो हम कह सकते हैं कि हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया। कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम अपने आप से करते हैं, जिनका जवाब ढूंढने से स्टूडेंट समझ सकता है कि यही है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हमने सिलेबस में आपको दिया है इन 11th क्लास। One question is, first question that we want to know while we are learning the motion of objects, because इस चैप्टर को स्टडी करने का मतलब ही यही होता है। एक होता है how much a body moves, how much a body moves, एक बॉडी कितना मूव करता है। ये पहला क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है। अगर हमने इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करी और अगर हम उसमें कामयाब हुए तो हम बोल सकते हैं हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, हमने उसको स्टडी किया, हमारे बहुत सारे फिनोमिनन स्टडी हो जाएंगे, हम उस नॉलेज का इस्तेमाल करके फिजिक्स के बाकी डिसिप्लिन्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इस तरह से हम बाकी साइंसेस को भी अंडरस्टैंड करेंगे अगर हम इस सवाल का जवाब देते हैं हाउ मच अ बॉडी मूव्स। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स करने होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया, मैं इस सारे चैप्टर को, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कुछ यूनिट्स में डिवाइड करता हूं और वहां पर पहुंचने के लिए हम पहले मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने का मतलब क्या है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं विच आर देयर एंड विच वी नीड टू आंसर, उनकी बात कर रहा हूं। उनमें मैंने एक बताया हाउ मच अ बॉडी मूव्स, और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हाउ मच अ बॉडी मूव्स का मतलब होता है वेदर इट मूव्स स्मॉल डिस्टेंस या मोर डिस्टेंस, क्या इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया या ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसी से हमारे इस सवाल का जवाब मिलेगा हाउ मच अ बॉडी मूव्स, वेदर इट मूव्स स्मॉल डिस्टेंस, वेदर इट मूव्स मोर डिस्टेंस, ये सवाल का मतलब है। लेकिन इसका जवाब देने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। एक होता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज नाउ अ कॉन्सेप्ट that is becoming very important. Position of the object is required in order to answer this question. First question that comes to our mind while describing the motion of objects, which I have written on the board here,
इज हाउ मच अ बॉडी मूव्स, और इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है, और इसके लिए है एक पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ हमें टाइम भी चाहिए, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसकी ज़रूरत पड़ती है, या रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है, और टाइम हम अभी अपने घड़ी से, जो वॉच है, जो क्लॉक है, उससे देख लेंगे। आपकी घड़ी है, मेरी घड़ी है, इस घड़ी से या क्लॉक से कोई जो हम यहाँ वाल पर लगाएंगे उससे हम टाइम देखेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए एक ओरिजिन का टाइम करेंगे, और इन दो के जरिए से, इन दो को देखने से हमें पता चलेगा ये भी मेजरमेंट करने हैं, तो उसके जरिए से भी उसमें हमें मदद मिलेगा। जो मैंने पहला क्वेश्चन किया, हाउ मच ए बॉडी मूव्स, हाउ मच अ बॉडी मूव्स is the first question that comes to our mind that we need to answer if we are describing the motion of objects. As I told you, motion of the objects is the first chapter in 11th physics that has been incorporated in your syllabus. And why is motion of objects introduced first? Why we are studying it first? उसके लिए मैंने 3 रीजन दिए। 1, it is calmness. Second, it is knowledge, helps you to learn other areas of physics. And third, I told you that not only other areas of physics, because we can also know other areas of science. उसके बाद हमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बताते हैं, इसको हम यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने के लिए हमें इसको कुछ यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यूनिट्स में डिवाइड करने से पहले हम आपको बोलते हैं कि आखिर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी करने का मतलब क्या है, और मैं आपको बताता हूं कि इसको स्टडी करने का मतलब है 3 क्वेश्चंस के जवाब दे दो। वही क्वेश्चंस का अगर आपने जवाब दिया तो आप खुद से कह सकते हैं कि हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन किया, स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया, और इससे हमारे बहुत सारे फिनोमेनन अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और उससे हमारे फिजिक्स के और डिसिप्लिन्स को समझने में मदद मिलेगा, और उससे हमें और साइंसेस को भी अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है इज हाउ मच अ बॉडी मूव्स, और इस सवाल को जवाब देने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स करने हैं, और मेजरमेंट जो पहली और सिंपल मेजरमेंट्स है वो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको लिया जा सकता है बाय सिलेक्टिंग एन ओरिजिन, बाय चूजिंग ए रेफरेंस, और उसके साथ टाइम भी हमको जरूरत है, और टाइम को मेजर करने के लिए अभी 11th लेवल पर हम घड़ी और क्लॉक का सहारा लेंगे उसको मेजर करने के लिए। इसके साथ साथ हमें और जो चीजें मेजर करनी है ताकि हम इस सवाल का जवाब देंगे, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर हमें पता चला, अगर हमने समझ लिया हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ओरिजिन लिया, टाइम किस टाइम पर ये कहां पर है, उसके बाद हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, किसी खास टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया इसको हम फिर जान सकते हैं। तो ये तीसरी बात है जो हम मेजर करेंगे अगर हम इस सवाल का जवाब देते हैं। इसी तरह से हमें एक और चीज की जरूरत पड़ा, एक और चीज जो हमें जरूरत पड़ता है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये वो चीजें हैं, ये इनको मेजर करने की जरूरत है, और इनको मेजर करने से, इनको डिफाइन करने से इनकी जरूरत पड़ती है। तो हम खुद समझते हैं आखिर वो कौन चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, ताकि हम वो पहला सवाल जो हमें दिमाग में आता है उसका जवाब दे सके और खुद से कह सकें दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू लर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज लर्निंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प्स यू टू लर्न a variety of vast phenomenon that are taking place around us. Not only that, we learn other disciplines of physics, waves and motion, oscillations के बारे में जानकारी करेंगे अगर हमको पता है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, और ये वो चीजें हैं जिनकी जरूरत है इस पहले सवाल का जवाब देने के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसलिए हम बोर्ड पर रखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया। पहला सवाल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, which needs to be answered because it comes to our mind, and answering this question means learning the motion of the object, और उसके लिए मैंने कहा एक रेफरेंस चाहिए,
एक ओरिजिन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, उसके बाद टाइम को मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना कवर किया, उसके बाद एक और टर्म है डिस्प्लेसमेंट। इनको एक एक करके हम लेंगे और इन्हीं को जब हम समझेंगे, इन्हीं को जब हम डिस्क्राइब और अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पहले इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और कहने का मतलब है इस सवाल का जवाब इन चीजों को समझने में है। एक स्टूडेंट को इन चीजों को समझना है तो पहले सवाल का जवाब मिला, पहले सवाल का जवाब मिला तो बहुत हद तक हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हाउ इट मूव्स। After knowing how much it moves, how much a body, how much an object, how much a particle moves, after answering this question and learning these concepts, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है। So therefore this chapter straight away leads us to certain concepts that a student has to learn, and if you learn them one by one, if you understand them completely, this first question will be answered. And after that, how it moves, how the body moves, how the object moves, meaning thereby whether it moves fast or slow, क्या ये ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है, क्या ये ऑब्जेक्ट स्लो मूव करता है। ये एक और क्वेश्चन है जिसको आंसर देने की जरूरत है, और इस चीज को आंसर देने के लिए कुछ और टर्म्स की जरूरत है, कुछ और चीजों की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें साफ पता चलता है कि कोई भी फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए पहले समझ लो करना क्या है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन खुद से करो, उसके बाद उन क्वेश्चंस को जवाब देने की कोशिश करो, तो आप सीधे उन कॉन्सेप्ट पर जाएंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके अंडरस्टैंड करो तो पता चलेगा दैट कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। तो इस हाउ द ऑब्जेक्ट मूव, मीनिंग देयर बाय क्या ये ऑब्जेक्ट स्लो मूव करता है, क्या ये ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है। इसके लिए द कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीड इज स्पीड, एक ये है, दूसरा वेलोसिटी। इनका समझना ही दरअसल इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और इनका समझना ही दरअसल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का चैप्टर समझने का मतलब होगा। वी शुड ट्राई टू लर्न स्पीड, velocity and acceleration. So these are the terms that we need. Please students remember when we define this, because it is required, because its knowledge gives us the answer to the question that comes to my mind while I am looking at the motion of the object, which is a very very common phenomenon around us. All objects, big, small, visible, invisible, simple, complex, all objects are in motion, और मुझे इसको स्टडी करना है, डिस्क्राइब करना है, ये मेरा चैप्टर बनेगा। और मैं अपने दिमाग में कुछ सवाल मेरे को उठ रहे हैं, उन्हीं सवालात के क्वेश्चन के जवाब देने का मतलब होता है इस फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करना, और इन सवालात के जवाब आ सकते हैं when we go for measurement. So after these concepts we need other concepts like speed and velocity and acceleration. So my dear students, we do not need anything, we will come to know about it when we take them one by one. आपको खुद पता चलेगा कि इसके आगे हमें और कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है इस सवाल को जवाब देने के लिए। इस सवाल का जवाब पूरी तरह कंप्लीटली इन टर्म से आता है, कोई और चीज की जरूरत नहीं। अगर कंप्लीटली इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता तो मैं कहता आपको कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, आपको सीधे पता चलता है कि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वो टर्म्स हैं जिनको समझने की जरूरत है, जिनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यही होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तीसरा जो क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है इज व्हाई इट मूव्स। ये भी एक क्वेश्चन है जो हम अपने आप से कर सकते हैं। व्हाई द ऑब्जेक्ट मूव्स मीन्स sometimes we see that object may move with a velocity which is constant, sometimes object may move with a velocity which is variable. Why it moves, आखिर ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है। तो इस चीज को जवाब देने के लिए हमारे को और जो टर्म्स की जरूरत है, उसमें मास एक टर्म है, उसमें मोमेंटम एक टर्म है, उसमें
फोर्स भी एक कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद में लिखूंगा ETC एटसेट्रा, कुछ और भी टर्म्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ साइड पर हमको बता रहे हैं दैट द अदर टर्म्स दैट वी नीड इज मास, यहाँ पर आ गया, पोजीशन भी आ गया, जिसको हम डिस्टेंस को हम लेंथ भी यहाँ पर कह सकते हैं, तो यहाँ पर मास भी आ गया, मोमेंटम भी हो, यहाँ पर एक टर्म है जिससे हमें, जिसको इंट्रोड्यूस करना है, जिसको समझना है, जो कॉन्सेप्ट बनेगा हम एक एक करके इनको लाएंगे, आप तक लाएंगे, आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे, इसी के साथ फोर्स भी होगा। तो ये वो चीजें हैं, ये वो क्वेश्चन हैं 1, 2 and 3, the questions that come to our mind and we need to answer, and इनको आंसर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट और उसके अलावा भी आहिस्ता आहिस्ता करके हम और चीज़ों की ज़रूरत महसूस करेंगे और उनको सामने लाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और अगर हमने किया तो हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया। तो इससे पता चला दैट वी नीड सम कॉन्सेप्ट्स, वी नीड टर्म्स, these are called concepts of physics. These are the concepts that are required to understand, to describe the motion of objects, which I told you in the beginning is the calmness phenomenon, and hence is to be studied because a variety of phenomenon can be described and learned and understood if we learn this phenomenon. Secondly, once you learn it, other areas of physics, there are other areas, heat and thermodynamics, waves and oscillations, etc. So they can also be understood by this motion of objects, learning motion of objects, and similarly not only the other areas of physics but other sciences को भी सीखा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है, और मैंने 3 सवाल खुद से किए, आप इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखो। What we want, what are the questions that we need to answer is how much a body moves, how it moves, why it moves, और इन तीनों सवाल के जवाब देने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। They will be called concepts of physics. They are also called physical quantities. यही वो चीजें हैं जिनको समझने से, जिनको मेजर करने से, जिनको देखने से और डिस्क्राइब करने से हम इन सवालों के जवाब लाएंगे, और इस तरह से हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकेंगे। लेकिन अब चूंकि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत तरह के मोशन उनके होते हैं, हालांकि सवाल यही है और कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन ये थोड़ा सा रैंडम हो जाएगा, थोड़ा सा हैफजर्ड हो जाएगा। इसलिए अपनी आसाइश के लिए, स्टूडेंट की आसाइश के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद सब डिवीजन भी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बोलते हैं, हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, और काइनेमेटिक्स में हम वो सवाल लेंगे, उन सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनमें डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन हम करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट काजेस, यानी यहां पर इस जगह पर हम सिर्फ 2 क्वेश्चन दिमाग में रख करके तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा मोशन डिस्क्रिप्शन काइनेमेटिक्स कहलाता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट काजेस, यहाँ पर 2 ही पहले 2 सवाल जो मैंने दिए थे, हाउ मच इट मूव्स एंड हाउ मच इट मूव्स एंड हाउ इट मूव्स। इसलिए जो टर्म्स हैं वो ये हैं, हमें रेफरेंस चाहिए, ओरिजिन, पोजीशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। These are the terms that are needed here. We are not bothered, we are not trying to seek answer to the third question, why it moves. We only want to know how much it moves and how it moves, and up to this term they are needed. This is kinematics. And second will be called dynamics, जहां हम दोनों को इकट्ठे लेंगे। एक हम इन 2 की बात करेंगे, यानी ये सारी टर्म्स को समझने पहले ही हमने इनको समझा होगा, इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ we will also learn why motion means, we will learn causes of motion means, we will learn if an object moves fast, why it moves fast, if an object moves slow,
white moves slow, if an object moves constant speed, white moves that way. So उसको बोलते हैं causes of motion, और उसमें mass, momentum और force और कुछ और concepts को बताने की जरूरत पड़ेगी. This is the division we will make while learning motion of objects. We'll be focusing on kinematics first. यहाँ पर हमें cause of motion का फिक्र नहीं रहेगा. हम सिर्फ अपने दो क्वेश्चंस को, अगर आपको मैं कहूँगा यहाँ पर एक बॉडी है, मैंने बताया होगा इसकी वेलोसिटी क्या है, आप इसको भी आपने भी नहीं समझा, लेकिन हम समझाएंगे. मैं कहूँगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे क्यों, वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो वाला पार्ट हम यहाँ पर करेंगे. इसी तरह अगर मैं कहूँगा वेलोसिटी वेरिएबल है, पहले वेलोसिटी को समझने के बाद पहले वेलोसिटी को समझेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेरिएबल है तो वो हो सकता है, लेकिन वाई वेरिएबल है ये हम अभी फोकस नहीं करेंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे. तो अगर ऐसा हम करते हैं that we are describing motion without causes, it will be called kinematics. And then kinematics also the causes of motion, that will be considered the part which is dynamics, and together all knowledge that we will learn will help you to learn the motion of objects. One division is this, my dear students. We have today talked to you about the very important chapter that we are going to teach to you, and it is the chapter the basis of physics. यहीं से होगा. हालांकि हम आपको ये भी बताते चले कि सारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स 11th क्लास में नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो बेसिक है जिससे हम एक फाउंडेशन तैयार करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी. और मैंने आपको कहा कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्यों स्टडी किया जाता है सबसे पहले, उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं जिनके जवाब ढूंढने से हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करने का मतलब रखते हैं. और उसके बाद मैंने आपको कहा कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको अभी यूनिट्स में डिवाइड करेंगे. पहले चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स पर बात करेंगे, जहां हम कुछ सवाल के जवाब देंगे. हाउ मच इट मूव्स एंड हाउ इट मूव्स विदाउट केयरिंग व्हाई इट मूव्स, इट विल बी कॉल्ड काइनेमेटिक्स. और यहाँ जिन टर्म्स की ज़रूरत, जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है, जिनसे हमें सवालात के जवाब मिलेंगे, वो ये जो मैंने यहाँ पर रखे हैं, रेफरेंस, ओरिजिन, पोजीशन, टाइम, डिस्टेंस, जिसको लेंथ भी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. इनको समझ लिया तो हमने काइनेमेटिक्स का पार्ट अंडरस्टैंड किया. उसके बाद हम डायनेमिक्स पर चलेंगे, जहां पर हम कॉजेज ऑफ मोशन की बात करेंगे, और वहां पर इनको तो अपने साथ ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा मास, मोमेंटम, फोर्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे. इनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको देखेंगे. तो ये हमारा पहला इसमें यूनिटाइजेशन हो गया. उसके बाद भी हम करते हैं इसको और तरीकों से सिंपलीफाई करने के लिए. मान लो अब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं. आप स्टूडेंट्स उस जगह पर पहुंचे हैं जहां उनको मालूम होगा कि काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है. काइनेमेटिक्स वो स्टडी है, वो फिजिक्स का ब्रांच है जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स का मोशन डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं विदाउट काजेस. या ये वो ब्रांच है जहां पर हम इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. अभी तक हम डायनेमिक्स को छोड़ देंगे, काजेस ऑफ मोशन, डायनेमिक्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात करेंगे. उसके बाद भी हम इसको सिंपलीफाई करेंगे. सबसे पहले हम इस काइनेमेटिक्स में, क्योंकि ये भी एक वास्ट डिसिप्लिन है, इसमें भी बहुत कुछ बातों को लिया जा सकता है, लेकिन हम पहले काइनेमेटिक्स को समझेंगे इन ए स्ट्रेट लाइन. सबसे सिंपल, although it's not common, motion of an object in a straight line is not common, लेकिन सबसे सिंपल है, और सबसे सिंपल सीख करके हम उससे मुश्किल जगहों पर भी जा सकते हैं. इसलिए काइनेमेटिक्स इन ए स्ट्रेट लाइन मीन्स वी विल कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन. जैसे मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, मान लो आप ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इस तरह से, और फिर अपने ऑब्जेक्ट को ये यहाँ पर इस पॉइंट को बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ये हमारा ओरिजिन है. फिर एक ऑब्जेक्ट जूम करेंगे, वो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है. मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कन्फाइंड टू ए स्ट्रेट लाइन. दिस टाइप ऑफ अ मोशन is not very common,
बट प्लीज रिमेंबर इट इज वेरी वेरी सिंपल। इसको समझना बहुत आसान है और आपके लिए ये बात यहाँ पर दोहराएंगे कि पहले सबसे सिंपल को अंडरस्टैंड करो, अगर वो कॉमन भी नहीं है, और जो वहां से अंडरस्टैंड करो उस नॉलेज को लेकर के उन चीजों पर जाओ जो कॉमन है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके लिए मैं आपको बोलूँगा, हमारे पास उसके बाद है इन अ प्लेन, ये होता है काइनेमेटिक्स इन अ प्लेन, यानी वी विल कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, वी विल कंसिडर अ प्लेन जस्ट एज द कैरम बोर्ड का जो सरफेस है उस पर जब कॉइन टॉस होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, इधर जो वॉल है उस तरफ ये जो फ्लोर है उस पर एक ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो ये प्लेन कहलाता है। ये मोशन बहुत कॉमन है लेकिन ये बहुत सिंपल नहीं है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हमने ये अंडरस्टैंड किया तो इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, और उसके लिए हमें कुछ और नॉलेज की भी जरूरत होगी। और उसके बाद मोर जनरल इज in space, motion in a space which is called 3 dimension. It is one dimensional motion, one dimensional, it is called 2 dimensional, and it will be called 3 dimensional motion, which is very common, but it will be slightly difficult, but we will make it so easy once we learn the kinematics in a straight line, which is not common, which is simple. उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, वहां से जो कुछ समझ आ जाएगा उसका इस्तेमाल करके हम इनको भी ले सकते हैं, which are common but not so simple. So this is another kind of the unitization that we will be making after having told you the introduction of the motion of objects. उसके बाद कहा we will be dividing it into 2 parts, kinematics and dynamics. We will take it separately. Next we will combine it at a certain point of time. We will say it is motion, both kinematics and dynamics together. But for the time being, for a learner, for a student in the 11th class, we will consider it this way: kinematics, not dynamics, then dynamics, also the kinematics. Now first it is kinematics, जहां पर मैंने आपको बताया that you will be focusing, you will be trying to learn motion of objects without causes, you will be trying to answer first 2 questions, how much it moves and how it moves, you will be trying to learn these concepts. यहाँ भी काइनेमेटिक्स में भी पहले हम करेंगे काइनेमेटिक्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद काइनेमेटिक्स इन अ प्लेन, आई मीन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज टू बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. This is also called one dimensional. It is the simplest that can be considered, but it is not very common. And यहाँ पर मेरे स्टूडेंट मुझे बताएंगे अगर ये कॉमन नहीं है तो इसको समझने की क्या जरूरत है. उनके लिए जवाब यही होगा कि सिंपलेस्ट को समझो, अगर ये कॉमन नहीं है तो उससे हम बाकी चीजों को भी अंडरस्टैंड करने में आसानी महसूस करेंगे. उसके बाद मोशन इन अ प्लेन विच इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, उसमें हम जाएंगे इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, और उसके बाद मोशन इन 3 डायमेंशन, और वहां तक जाने के लिए हमें कुछ और बातों की इसके अलावा भी कुछ और बातों की, जैसे मैं आपको बताऊं मुझे चाहिए वेक्टर्स, मुझे चाहिए स्केलर्स का कांसेप्ट, मुझे चाहिए वेक्टर अलजेब्रा का नॉलेज, मुझे चाहिए वही मैथमेटिक्स जो मैंने कहा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं. तो इसका मतलब है हम अब तैयार हैं to talk about the kinematics in a straight line. I mean motion in one dimension, kinematics part. हम assume करेंगे कि यही से हम शुरू करेंगे, यही हमारा पहला यूनिट यहाँ पर होगा. इंट्रोडक्शन करने के बाद जैसा मैंने इंट्रोडक्शन किया उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आप कोई भी मान सकते हैं. इट कैन बी अ साइकिल, इट कैन बी अ मोटरसाइकिल, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी अ मैन, इट कैन बी अर्थ, इट कैन बी मून, इट कैन बी सन, इट कैन बी स्मॉल पार्टिकल, इट कैन बी बिग ऑब्जेक्ट. सो विदाउट वरीइंग with regard to the size of the object, we simply call it object, motion of an object in a straight line. My dear students, इस मोशन के बारे में हम आपको एक मर्तबा फिर बताएंगे. ये सिंपलेस्ट है
कॉमन नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल सिंपली फोकस ऑन द काइनेमेटिक्स पार्ट। हम इसके काइनेमेटिक्स पार्ट हम सिर्फ वो 2 सवाल जवाब देने की कोशिश करेंगे जो मैंने पहले बताए, how much it moves, how it moves. We will not consider why it moves, and we will learn the concept like this: reference, origin, position, time, distance, length, displacement, speed, velocity, acceleration, and this all in a straight line. That's our topic: motion of an object in a straight line, kinematics part. That will be our topic, and we will continue it in another video. This is an introduction. Hope you may have enjoyed my introduction with regard to this topic. Very important topic for 11th class, and I'll be taking these all topics one by one. You'll be enjoying, but be attentive always while watching a video. Be interested also. Be hardworking and smart working, because you are a new learner in physics in 11th class. So enjoy करो, खुश रहो, खुशहाल रहो, हमारे वीडियोस को देखते रहो, लाइक वॉच करो, और उसके बाद हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।